नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कारगिल युद्ध की। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें कूटनीति है, धोखा है और दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे मुश्किल चोटियों पर लड़ी गई एक अविश्वसनीय जंग है। तो चलिए इस पूरे वाकये को जरा गहराई से समझते हैं। ये शब्द थे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के। और सच कहूं तो इन शब्दों से बेहतर शायद ही कोई और चीज इस पूरे संघर्ष को बयां कर सकती है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उस धोखे का सीधा सीधा जवाब था जिसने दो न्यूक्लियर ताकतों को, भारत और पाकिस्तान को, जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो कहानी शुरू होती है 1999 के बिल्कुल शुरुआती महीनों में। माहौल ऐसा था कि एक तरफ तो शांति की बड़ी बड़ी बातें हो रही थीं, दोस्ती के हाथ बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त पर्दे के पीछे एक बहुत बहुत बड़े धोखे की साजिश रची जा रही थी। ये जो मंजर है ना, ये उस वक्त के दोहरेपन को बिल्कुल साफ दिखाता है। एक तरफ देखिए, फरवरी 1999 में प्रधानमंत्री वाजपेयी बस से लाहौर जा रहे हैं, शांति का पैगाम लेकर। ऐतिहासिक समझौता हो रहा है। और दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ऑपरेशन बदर नाम का एक खुफिया प्लान बना रहे थे। प्लान क्या था? भारतीय चौकियों पर चुपके से कब्जा करना। मतलब सामने दोस्ती का हाथ और पीठ पीछे एक सोची समझी साजिश। और फिर शांति की ये सारी उम्मीदें ना बहुत तेजी से बिखर गईं। सोचिए, समझौते को सिर्फ 3 महीने हुए थे कि एक लोकल चरवाहे ताशी नामग्याल को पहाड़ों में कुछ अजीब, कुछ संदिग्ध लोग दिखते हैं। जब इंडियन आर्मी की एक पेट्रोलिंग टीम चेक करने के लिए जाती है तो उन पर घात लगाकर हमला कर दिया जाता है। और फिर 9 मई को तो हद ही हो गई, जब पाकिस्तान ने सीधे कारगिल के हमारे एम्यूनेशन डिपो यानी गोला बारूद के गोदाम पर ही हमला कर दिया। इससे भारत को बहुत बहुत भारी नुकसान हुआ। तो सवाल उठता है कि ये ऑपरेशन भद्र आखिर था क्या? देखिए, ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं थी कि कुछ लोग गलती से बॉर्डर पार कर गए। नहीं, ये जनरल मुशर्रफ के दिमाग की उपज थी। एक बहुत ही सोची समझी, एक बहुत ही शातिर सैन्य रणनीति। पाकिस्तान का पूरा प्लान 4 स्टेप्स में था। स्टेप 1, सर्दियों में जब भारतीय सेना बर्फबारी की वजह से ऊंची चौकियों से नीचे आ जाती है तो उन खाली पोस्ट्स पर चुपचाप कब्जा कर लो। स्टेप 2, सबसे जरूरी, श्रीनगर ले नेशनल हाईवे 1 को काट दो। ये हाईवे सियाचिन में तैनात हमारी सेना की लाइफलाइन है। इसे काट दिया तो सप्लाई रुक जाएगी। स्टेप 3, जैसे ही सप्लाई लाइन कटेगी, सियाचिन में हमारे सैनिक दुनिया से कट जाएंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे। और इन सब का फाइनल मकसद, स्टेप 4, भारत पर इतना दबाव बना दो कि वो कश्मीर मुद्दे पर बातचीत के लिए मजबूर हो जाए। हम इसे कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं, लेकिन असल में लड़ाई एक बड़े इलाके में 4 अलग अलग सेक्टर्स में फैली हुई थी। मशको, द्रास, काकसर और बटालिक। इनमें से हर एक सेक्टर स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि दुश्मन वो ऊंची पहाड़ियों पर बैठा था, जहां से नीचे भारतीय सेना की हर एक मूवमेंट पर उसकी नजर थी। अब इस धोखे और सीधे हमले का जवाब तो देना ही था, और भारत ने जो जवाब दिया वो जबरदस्त था। एक ऐसी जवाबी कार्रवाई शुरू हुई जिसमें सिर्फ आर्मी ही नहीं बल्कि एयरफोर्स और नेवी यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने मिलकर मोर्चा संभाला। भारत का ये काउंटर अटैक 3 अलग अलग ऑपरेशंस में बटा था, मानो 3 मोर्चों पर एक साथ जंग छेड़ दी गई हो। जमीन पर थी इंडियन आर्मी अपने ऑपरेशन विजय के साथ, जिसका सीधा मकसद था एक एक इंच जमीन, एक एक चौकी को वापस हासिल करना। आसमान से हमला कर रही थी इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन सफेद सागर के तहत, और समंदर में मोर्चा संभाला था इंडियन नेवी ने ऑपरेशन तलवार के जरिए, जिसने पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी की नाकेबंदी कर दी थी। लेकिन ये सब कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल था, खासकर हमारी वायुसेना के लिए। सोचकर देखिए, 18,000 फीट की ऊंचाई, हवा इतनी पतली कि हेलीकॉप्टर ठीक से उड़ नहीं पाते, और हमारे जो तेज रफ्तार फाइटर जेट्स थे वो इतनी तेजी से निकलते थे कि नीचे बंकरों में छिपे दुश्मन को स्पॉट करना, उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन था। और यहीं पर काम आया इंडियन फोर्सेस का इनोवेशन, उनका जुगाड़। मिराज 2000 फाइटर जेट्स को लेजर गाइडेड बमों से लैस किया गया। इसका फायदा, ये बम अपने टारगेट को खुद ढूंढकर तबाह कर सकते थे, एकदम सटीक निशाना। कमाल की बात तो ये थी कि Mi-17 जैसे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों को भी मॉडिफाई करके रॉकेट लॉन्चर बना दिया गया था। और उधर समंदर में नेवी की नाकेबंदी इतनी असरदार थी कि पाकिस्तान की हालत पतली हो गई। उनके पास सिर्फ 6 दिन का फ्यूल बचा था। युद्ध के बीच एक ऐसा मौका भी आया था जो शायद पूरी जंग का बल्कि इतिहास का रुख बदल सकता था।
हुआ यह कि हमारे जगुआर फाइटर जेट के पायलट्स ने एक पाकिस्तानी कैंप पर अपनी मिसाइल लॉक कर दी थी और उस कैंप में उस वक्त कौन मौजूद था? खुद जनरल परवेज मुशर्रफ और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। एक बटन दबाते ही सब खत्म हो सकता था, लेकिन भारतीय पायलट्स को एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पार न करने के सख्त आदेश थे और भारत ने उन आदेशों का पालन किया, हमला नहीं किया। ये भारत का रणनीतिक संयम दिखाता है। चलिए अब जमीनी जंग के उस सबसे अहम, सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं, उन चोटियों को वापस जीतने की लड़ाई जो दुश्मन के कब्जे में थी। और इन सब में सबसे बड़ी और सबसे मशहूर लड़ाई थी टाइगर हिल की लड़ाई। जरा इस नंबर को देखिए, 18,000 फीट। ये कोई मामूली ऊंचाई नहीं है, ये वो ऊंचाई है जहां ऑक्सीजन की कमी से सांस लेना तक दूभर हो जाता है। और ऐसी खतरनाक ऊंचाई पर हमारे सैनिक सीधी खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई कर रहे थे और ऊपर से दुश्मन गोलियां बरसा रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि एक ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ा जाए जो हाइट एडवांटेज पर बैठा हो। मतलब वो ऊपर है, आप नीचे, वो आपकी हर हरकत देख सकता है और बड़ी आसानी से आपको निशाना बना सकता है। पहाड़ी लड़ाइयों का ये सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल चैलेंज होता है। इस चैलेंज का जवाब बनकर सामने आई बोफोर्स तोप। हाँ, वही बोफोर्स तोप जिस पर भारत में सालों तक राजनीतिक बवाल मचा था, जिस पर करप्शन के आरोप लगे थे। लेकिन कारगिल में उसी तोप ने गेम चेंजर का काम किया। उसकी लंबी दूरी और पिन पॉइंट एक्यूरेसी ने ऊंचाई पर बने दुश्मन के बंकरों को एक एक कर तबाह कर दिया और इसी ने हमारे सैनिकों को ऊपर चढ़ने का, आगे बढ़ने का रास्ता दिया। टाइगर हिल की जीत कोई एक दिन की कहानी नहीं थी। ये एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ ऑपरेशन था। सबसे पहले बहुत जबरदस्त लड़ाई के बाद तोलोलिंग की चोटी पर कब्जा किया गया, जो कि एक बड़ी जीत थी। उसके बाद पॉइंट 5140 जैसी आसपास की दूसरी जरूरी चोटियों को अपने कब्जे में लिया गया और जब चारों तरफ से घेराबंदी हो गई, तब 3 अलग अलग दिशाओं से एक साथ फाइनल हमला किया गया और टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दिया गया। तो जंग खत्म हुई, भारत जीत चुका था, लेकिन ये जीत अपने पीछे कई गहरे सवाल और बहुत जरूरी सबक छोड़ गईं। जंग के बाद जो नतीजे सामने आए वो भारत और पाकिस्तान के लिए जमीन आसमान के फर्क वाले थे। एक तरफ भारत की सैन्य जीत तो हुई ही, कूटनीतिक यानी डिप्लोमैटिक मोर्चे पर भी बड़ी जीत हुई। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया में अकेला पड़ गया। हालत ये थी कि उसके सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका और चीन दोनों ने उसका साथ देने से साफ मना कर दिया और इस सबसे पाकिस्तान की सेना और उसकी सरकार के बीच की जो खिंचतान थी वो भी पूरी दुनिया के सामने आ गई। इस जंग ने सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि उसूलों और इंसानियत के मैदान पर भी एक फर्क दिखाया। एक तरफ कैप्टन सौरभ कालिया जैसे हमारे जवान थे, जिन्हें पकड़ने के बाद पाकिस्तानी सेना ने हर तरह की बर्बरता की जो किसी भी युद्ध के नियमों के खिलाफ था। और दूसरी तरफ थी हमारी भारतीय सेना, जिसने उन पाकिस्तानी सैनिकों को भी पूरे सम्मान के साथ दफनाया जिनकी लाशों को लेने से खुद पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था, उन्हें अपना मानने से मना कर दिया था। लेकिन इस जीत के जश्न के साथ साथ एक कड़वी सच्चाई को भी स्वीकार करना जरूरी है, और वो सच्चाई ये है कि कारगिल युद्ध हमारी एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर, एक खुफिया नाकामी का नतीजा था। सोचिए, हजारों दुश्मन सैनिक भारी तोपखाने के साथ एलओसी पार करके हमारी चोटियों पर आकर बैठ गए और हमारी खुफिया एजेंसियों को कानों कान खबर तक नहीं हुई। डिप्लोमैटिक फ्रंट की बात करें तो यहां भारत को जबरदस्त कामयाबी मिली। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी। अमेरिका ने पाकिस्तान पर सीधा दबाव डाला कि वो अपनी फौजें वापस बुलाए। चीन ने भी पल्ला झाड़ लिया और मदद करने से साफ इनकार कर दिया। लगभग हर बड़े देश ने यह माना कि इस मामले में भारत का पक्ष सही है। और फिर वो दिन आया, 26 जुलाई 1999। इस दिन भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन विजय के सफल होने का ऐलान किया और इसी के साथ ये जंग औपचारिक रूप से खत्म हो गई। यही वो दिन है जिसे आज हम सब कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये थी कारगिल युद्ध की कहानी। लेकिन ये युद्ध आज भी हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम के लिए इसके सबक क्या है। आखिर वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना होगा ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसा धोखा ना हो और हमारे जवानों को ऐसा बलिदान ना देना पड़े।